हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। ठीक है, और ये मैट्रिक्स का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से तो आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सो आप इसको लास्ट तक देखो और सीखने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन कर रखा है ना, वो आपको बोला है कि एग्जामिन दी कंसिस्टेंसी, ठीक है, consistency of the system of equations in the exercise from 1 to 6। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है, आपको जो दिया हुआ है इक्वेशन, उस पर आपको कंसिस्टेंसी को चेक करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सॉल्यूशन इसका होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ये जान लो कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि या तो ये कंसिस्ट करेगा, ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन होगा, और या तो ये क्या करेगा, कंसिस्ट नहीं करेगा, यानी इनकंसिस्ट होगा, तो इसका मतलब होगा कि सॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आप 10th में भी पढ़ करके आए हो। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, देख रहे हैं? अगर आपको याद आता होगा क्लास 10th का, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका 2 इक्वेशन है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, या बोलो कि पेयर ऑफ इक्वेशन है, जिसको आप लोग हिंदी में समीकरण युग्म बोलते थे। ठीक है, कि हमको 2 समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, 2 इक्वेशन गिवन है, तो अब इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कंसिस्टेंसी आपको चेक करना है कि इसका ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, या ये इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट बोले तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं लेके चलता हूँ 10th बोर्ड की तरफ, क्योंकि 10th बोर्ड में आपने इसको पढ़ा हुआ है, और वहां से हम लोग बहुत कुछ अभी सीखने वाले हैं, और वहां से हम लोग बहुत कुछ अभी यहाँ से कंक्लूड भी करेंगे। तो 10th बोर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 अगर इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो a1x है, b1y है, और c1 = 0 है। ठीक है, और एक इक्वेशन है a2x, b2y और c2 = 0। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कि ये 2 अगर मेरे पास में पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो इसका क्या होता है, इसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या क्या होगा, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, ओके, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या तो क्या होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। ये आपने पढ़ा था। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है कि अद्वितीय हल होगा, याद आता होगा आपको, अद्वितीय एक हल है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब है कि अनेक हल होंगे, और इसका मतलब है कि कोई हल नहीं होगा। ये आप 10th में पढ़े थे, अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं तो आप याद कीजिए। ठीक है, और इसके लिए आपने जो है क्राइटेरिया पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और ये देखें कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, तो यहाँ से क्या होता है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, और ये c1/c2 के बराबर हो, तो ये क्या होता है, ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। ठीक है, और नो सॉल्यूशन कब होता है, तो अगर a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल ना हो c1/c2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल मोहब्बत से कंपेयर करते थे, और इस तरह से हम लोग निकालते थे रेशियो को, और जैसा रिलेशन आता था वैसा हम बोलते थे कि यूनिक होगा, या इनफाइनाइट होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। तो आप बोलोगे सर हाँ, ये तो बिल्कुल याद आ गया, ये तो बिल्कुल बच्चा वाला वही 10th क्लास वाला मैथ है, और यहाँ से हम पक्का बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको यूनिक मिलता है, बात समझिएगा। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अच्छा मिट गया ना, सॉरी, अगर हमको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, बात समझिए। ठीक है, यूनिक मिलता है या हमको मिलता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, यूनिक मिल रहा है या तो इनफाइनाइट मिल रहा है, तो सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, कंसिस्टेंट वाला केस हो गया। ठीक है, यानी ये जो दोनों है ना, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिले या मिले मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि ऐसे केस में हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है इन दोनों केस में। ठीक है, चाहे ये मिले या ये मिले।
लेकिन अगर हमको ये मिलता है नो सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर आपको ये 10th का रहता तब तो ये बहुत जल्दी आप कर लेते। आप यहाँ पे कंपेयर करते कोएफिशिएंट को, तो क्या बोलते कि 1/2 आ रहा है पहला का, ठीक है, फिर इसका आ रहा है आपका 2/3, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चूंकि मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, ये आपका कंसिस्टेंट हो गया। तो ये तो बहुत ही जल्दी आपका बन जाएगा। ओके, तो आप बोलोगे तब सर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यों मैट्रिक्स मेथड की जरूरत है, ये तो बहुत जल्दी मोहब्बत से बन जा रहा है, और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है हम पता कर लेंगे। ठीक है, अगर ये आता है तब भी कंसिस्टेंट होगा, ये आता है तब भी कंसिस्टेंट होगा, बस फर्क ये है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। हाँ, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम लोग दोनों इसको सोल्व करेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इसको सोल्व करूं x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। ठीक है, इसको सोल्व करना भी आप जानते हैं मोहब्बत से। मान लो मैं इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और माइनस कर देता हूँ तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4y - 3y, y बचेगा। ठीक है, 4 और -3 आपका 1, तो y आपका 1 आ गया। y को पुटअप कर देंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा, तो x मेरा आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो x 0 हो गया और y 1 हो गया, तो सोल्यूशन मिल गया हम लोगों को। ठीक है, तो बहुत जल्दी सोल्यूशन हमको मिल गया, और ये सिर्फ एक सिंगल सोल्यूशन है जो यहाँ पे मिलेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट अगर सिर्फ चेक करने की बात हो तब तो ये काफी इजी था और 10th बोर्ड से पढ़ते आ रहे थे। तो अब यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों है, तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जरूरत है ना कि आपको अगर सिर्फ 2 इक्वेशन दिया रहेगा तब तो आप बहुत मोहब्बत से काम कर लोगे, और इसी से करना चाहिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आपको ये पूछता है कि ये बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो ये जो है ना बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा मेथड है, ये बहुत शॉर्टकट से आपको बना देगा। मैट्रिक्स वाले से तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन मैट्रिक्स का काम क्या है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमको सिर्फ 2 ही इक्वेशन दिया रहे ये जरूरी नहीं है। अगर ये 3 इक्वेशन दिया रहेगा तब आप क्या करोगे, सोचो। 4 इक्वेशन रहेगा तब आप क्या करोगे, सोचो। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर है, तो मैथमेटिकली ये क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर इनबैलेंस रहे तो, यानी इक्वेशन आपका कम रहे और वेरिएबल ज्यादा रहे तब, तो बहुत तरह का डिफरेंट कंडीशन होगा। तो वो अलग अलग कंडीशन में अगर 4-5 इक्वेशन दे दिया है तब कैसे करोगे, तो हर तरह के सॉल्यूशन के लिए मैट्रिक्स का मेथड है। ठीक है, ठीक है, 2 इक्वेशन के लिए आपका 10th बोर्ड फैंटास्टिक, लेकिन उसके ऊपर के लिए हमारे पास में मैट्रिक्स का मेथड होना बहुत जरूरी है, और बिंदास होगा उसको भी सीखोगे तो है यही चीज, लेकिन आपको बहुत अच्छा नॉलेज वो देने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उस पर बात करने वाले हैं। मैट्रिक्स मेथड जब हम लोग यूज करेंगे ना तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को या जितना भी इक्वेशन रहेगा उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करना है, लेट ए = 2। ठीक है, ए कैसा मैट्रिक्स होगा, तो ए जो होगा ये होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब जो x और y का कोएफिशिएंट है उसको आप निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहां से आपको जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, 1 ले लेंगे, ये 2 ले लेंगे, ये 2 ले लेंगे और ये 3 ले लेंगे। ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 1 2 2 3। तो पहला रो में कोएफिशिएंट x का 1 था, y का 2 था, तो 1 2, दूसरे में 2 3 है तो 2 3, तो ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, आप फिर एक मैट्रिक्स लोगे बी कौन सा लेंगे, तो बी लेंगे कांस्टेंट वाला। जैसे आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 है और 3 है, तो इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा 2 3। ठीक है, और हम लोग एक मैट्रिक्स लेंगे क्या, वेरिएबल के लिए। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो उसको हम लोग लेंगे ऐसे x और y, ये भी हम लोग कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर हम इस तरह से लेते हैं देन तब क्या होगा, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देन गिवन इक्वेशंस या गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है, आर रिटेन एज, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रिटेन एज क्या, ax = b। ठीक है, आप करके देख सकते हैं बिंदास, है ना। a को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और b के इक्वल करेंगे ना, तो ऐसा हम लोग पहले करके देख चुके हैं, आपको बिल्कुल वही दोनों इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं तो मैं करके आपको दिखा देता हूं।
ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए, ठीक है, कि कैसे आपको मिलने वाला है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, तो ए आपका क्या है, ए है मेरा 1 2 और 2 3, ठीक है जी। एक्स क्या है मेरा, एक्स है मेरा एक्स वाई, और इधर मेरा बी क्या है, बी है मेरा 2 3, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए मोहब्बत से। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो बनेगा x प्लस 2y, ठीक है। फिर इसका करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। इधर आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। इधर हमारा क्या है, इधर है मेरा 2 3। तो अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो पहला रो फर्स्ट रो के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2, और नीचे वाला आपका इसके इक्वल होगा तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ठीक है। देखो एग्जैक्टली वही आ गया जो आपका क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं ना, जो क्वेश्चन था वही आ गया। तो यानी मैं डेफिनेटली क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं है, अब इसको आप याद कर लेना, ठीक है, कि ये 100% जो है 100% हमेशा होने वाला है कि अगर आप ए बनाते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जैसा कि आपने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अगर आप ए को लेते हो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और अगर आप बी को लेते हो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स कॉलम में, और x को लेते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, तो डेफिनेटली हमेशा ax इक्वल टू बी आएगा, ठीक है जी, ओके। तो अच्छा, अब यहां से देखिए, जब ax इक्वल टू बी आ जाएगा तो यहां पे अब आपको देखना है डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a अगर आपका, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट a है, अगर ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू नॉट 0, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। देन क्या होगा, देन सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट्स, ठीक है। और क्या होगा, और आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो, ठीक है। एंड इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ यूनिक, लेकिन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बहुत कुछ जिसमें के डिफरेंट और भी आप केस पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिक मिलेगा, और ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए मेरा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ना, तो इस केस में आपको क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन मिल रहा है, देयरफॉर क्या है, ये आपका कंसिस्टेंसी जो चेक करना था, तो ये क्या है, ये आपका कंसिस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है, यानी इसके पास में इक्वेशन का आंसर है, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो इतना सारा मैंने आपको बस समझाया है ना, ओके। हम लोग अभी आगे काम करेंगे तो ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या चेक करना है, सो मैं आपको बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इसका मतलब ये है कि आप जो ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है, वो क्या आएगा, वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ए क्या होगा मेरा, ए मेरा नॉन सिंगुलर होगा, ए इज नॉन सिंगुलर। देखो अभी मैंने अभी चैप्टर शुरू नहीं किया, ठीक है, हड़बड़ाना मत कि क्या क्या बातें हो रही हैं। अभी अब चैप्टर शुरू करेंगे तो और भी इजी लगेगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको इंटरव्यू में या कहीं भी कुछ अलग चीज पूछे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से देखो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, तो ये तब होगा जब आपका डिटर्मिनेंट ए निकालोगे आप 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी ए आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। अगर ये भी आपका 0 मैट्रिक्स आ जाता है, अगर आपका ये नॉन 0 मैट्रिक्स आता है, ठीक है, मतलब ये कुछ और आता है 0 के अलावा, तो इस केस में पक्का है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट कब करेगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, ये चेक करना है। अगर ये 0 मैट्रिक्स नहीं आता है तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके। तो डज नॉट सॉल्यूशन का मतलब होता है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कि आपको यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और या तो आपको क्या होगा, या तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट के लिए तो मैंने यूनिक कब मिलेगा, मैंने आपको बताया कि यूनिक सॉल्यूशन तब आपको मिलेगा जब आपका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट 0 हो, ठीक है। और अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 होता है और आप साथ में ये निकालते हो क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये आप निकालते हो, और ये भी 0 मैट्रिक्स आ जाता है, समझिएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है
ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। ओके, ये मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इस केस में आपको सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है इस केस में, ठीक है। तो ये केस आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये केस आता है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो है वो आपका एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका मैट्रिक्स पे। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, वो आपका मेनी सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो क्या होगा, तो वो आपका बहुत सारा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका बहुत ज्यादा अभी यूज नहीं होगा, ठीक है, ये अभी यूज नहीं होगा, ये आगे का चीज है। और आगे आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पढ़ना है, बहुत धमाकेदार मेथड है हमारे पास में, बहुत सारा और भी मेथड है, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये देखना कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट लिख दीजिएगा। अगर जीरो हो गया, थोड़ा आगे बढ़िएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए, ये अगर नॉन जीरो आ जाता है तो आपको नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट। तो अभी जो आपका चैप्टर फोकस्ड है ना, वो बस ये दोनों आपको चेक करना है, इस कंडीशन और इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बाकी ये हम लोग आगे करने वाले हैं, और आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, धमाका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये जो तरीका है ना, ये चेक करने का भी बिंदास तरीका है, ठीक है। एकदम चेक करके आप बता सकते हो कि भैया यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब इन सारी बातों के बाद यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, तो आपको इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये अभी एक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ आपको सिर्फ इसका कंसिस्टेंसी चेक करना है ना, कि कंसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर पे कि आपको बनाना कैसे है, ठीक है। चैप्टर आपका बनेगा कैसे, अब इस पे बात करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। तो चलो, तो देखिए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सब कुछ एकदम तैयार हो जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने ए बना लिया, बी बना लिया, अब आप डायरेक्ट निकालो डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट ए, ये क्या आएगा, तो ये यहां से आ जाएगा आपका 1 2 2 3, मोहब्बत से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। यानी क्या आ रहा है आपका -1 आ रहा है। तो आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो तो नहीं आया ना, -1 आया, यानी ये क्या है, यानी आपका यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, ये आ गया, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन क्या करेगा जी, एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और आप लिख दो कि इट इज कंसिस्टेंट, ये जो है जो केस है वो क्या है, वो कंसिस्टेंसी का केस है, कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बस यही आपको लिखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्या है, आपका केस ऑफ कंसिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा, बात समझ में आ गई। तो कुछ करना ही नहीं है, आपको मैट्रिक्स बनाना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। ए ही मेरा नॉन जीरो आ गया, इसलिए मेरा बी का जरूरत नहीं पड़ा, बी का भी जरूरत आपको पड़ सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो फिर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ यहाँ पे। तब अब कूद पढ़ो, तो आपके लिए काफी इजी हो गया। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, क्या बनेगा जी, तो ये आपका बनेगा 2 -1 1 और 1, ठीक है। अब यहीं पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा इसका, तो डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा 2 -1 1 और 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 1, ठीक है, माइनस, फिर ऐसे करोगे तो 1 इंटू -1 आएगा, ठीक है। ये आप सब अच्छे से जानते हो। तो 2 + 1 हो जा रहा है, यानी 3 आ रहा है। तो अगेन डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा, और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, इट इज कंसिस्टेंट। देख पा रहे हैं ना, तो कितना इजिली बन रहा है, सो आप देखते जाओ, ठीक है। बिल्कुल मजा आएगा काम करने में, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आगे का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आप खुद से करिए, ठीक है। तो खुद से करेंगे ना, जब भी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी बोलता हूं कि आपको खुद से करना है, तो इसका मतलब है कि आपको खुद से करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अब बस देख लिया, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं से ना आपका वो फिर गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है जी। जैसे आगे देखो, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो क्या हुआ है, ये यहाँ पे आपने क्या किया है, पहले आप ऐसे गुना करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया 1 × 3, तो 3 आया, फिर आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 आया। अगर आप देखिएगा तो ये चीज और ये चीज आप एक ही काम करते हो, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे बनाते तो कैसे बोलते, 1/2 बोलते,
और इधर करते 2/3, ठीक है। अब बोलते नॉट इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये है वही चीज, अगर हम क्रॉस कर दे तो क्या है 3 × 1 नॉट इक्वल टू 2 × 2, ठीक है। या आप बोलो 3 - 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ये आप देखिए वही चीज है यहाँ पे भी। तो ये और ये एक ही चीज है, इसका डिटर्मिनेंट से चेक करना और इसको चेक करना। अब आपको याद आ जाएगा कि जो आप 10th में काम करते थे एक्चुअली वो भी जो निकाला गया है ना, तो यहीं से निकाला गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, वहां पे सिर्फ 2 इक्वेशन था, तो 2 इक्वेशन के लिए तो फार बेटर है, ठीक है जी। तो ये भी चीज आपको सीखने का मिला। अब आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे आप खुद से ट्राई करो। सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाओ, लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा 1 3 2 6 ऐसे बना दिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए निकालिए, तो ये क्या आ जाएगा, यहीं से निकाल सकते हैं, 6 1 = 6 -3 2 = 6, तो ये तो भाई 0 आ रहा है, तो ये 0 आ गया, यानी मेरे को आगे और चेक करना पड़ेगा। तो अब मेरे को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है, थोड़ा फास्ट निकालेंगे यहाँ पे। अगर आपने नहीं देखा तो पहले का लेक्चर जाकर देख लीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो तरीका क्या है, पहले आपका आएगा a11 का वैल्यू क्या आएगा जी, m11 के बराबर आएगा, ये क्या है 6। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत फास्ट आपको ये सिखाया है। -m12 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है। a21 ये क्या आ जाएगा, ये -m21 आएगा, ये होगा -3। a22 ये आपका m22 के बराबर आएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये मैंने बहुत फास्ट सिखाया है और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आ गया है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया शॉर्टकट में, कि आपको जो रो मिला है, जैसे यहाँ पे 6 और यहाँ पे -2, इसको आप कॉलम में लिखिए। तो पहला कॉलम बन जाएगा 6 - 2, ठीक है। फिर जो दूसरा रो आपको मिला है यहाँ पे कौन सा मिला है, ये -3 और 1, इसको आप सेकेंड कॉलम में लिखिए। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 -3 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते ही आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है जी। तो अब मेरे को निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, तो बी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो बी का मैट्रिक्स कैसा बनाते हैं हम लोग, आपको पता है कि हम लोग बी का जो मैट्रिक्स है वो बनाते हैं कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट वैल्यू का। तो वो हो जाएगा 5 और 8 आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप निकालिए एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो 6 -3 -2 1 इंटू 5 8, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो क्या आता है, तो ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 6 5 = 30, ठीक है, और -24, और नीचे आपका आ जाएगा -10 और +8 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 6 और -2। तो देखो ये जो भी मैट्रिक्स आया है ये मेरा जीरो मैट्रिक्स नहीं आया। तो अब हो गया बात, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे हम लोग ये देखिए कि डिटर्मिनेंट ए तो मेरा 0 है, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, ये क्या आया है, ये मेरा नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम लेंगे दिस इंप्लाइज सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। और ये क्या होने वाला है, ये जो है मेरा केस है इनकंसिस्टेंट का, ठीक है, क्लियर है। ये आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। तो देखो अगर ये आपका 0 नहीं आता यहीं पे तो कहानी खल्लास हो जाता, 2 कदम पे ही आपका पूरा बन जाता। लेकिन अगर ये 0 आ जाता है तो आपको बढ़ करके ऐसे चेकआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका वर्क बढ़ जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट का सोल्यूशन आ गया। अच्छा अब देखो 4 नंबर यहाँ पे अब आपका आ गया है जो है बड़ा मैट्रिक्स आ गया है ना। तो इसको अब हम लोग कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं वही यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊंगा, लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, बन जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसा होगा 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2, और यहाँ पे देखो ए और 2a हो रहा है, ए और 2a, जो भी कोएफिशिएंट सब आपको ले लेना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x का a है, y का a है, z का 2a है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आपका बन गया। अब पहली फुर्सत में यहाँ पे आप निकाल लो डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें यहाँ पे तो पहला हीरो से काम कर सकते हैं, तो 1 को लेंगे तो इसका माइनर हो जाएगा 6a और -2a, ये सब आप करने जान चुके हो पहले से, ठीक है। फिर माइनस लेंगे, इस 1 पे आएंगे तो 4a और माइनस फिर से 2a हो जाएगा, 4a - 2a, ठीक है।
फिर इस 1 पे आएंगे लास्ट वाले पे, तो यहाँ पे 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आपका आ जा रहा है यहाँ पे 4a, यहाँ पे आ जा रहा है 2a, और यहाँ पे हम लोगों का आ जा रहा है क्या, माइनस a, ठीक है। तो आपका फाइनली a आ रहा है, और a एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्योंकि जीरो तो नहीं है ये, तो जीरो नहीं है यहाँ पे, तो a आपका जो है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ओके। और ये क्या है, केस है कंसिस्टेंट का, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो मेरा क्या है, वो कंसिस्टेंट है, तो ये कंसिस्टेंट का केस है, तो ये तो आपके लिए इजी पड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर में भी आप ट्राई करो, तो पहले आप इसको ढंग से लिख लेना, नहीं भी लिखते हो तो आप कोएफिशिएंट देख लेना, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि कैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, ऐसा दे रखा है। इसको ढंग से लिखेंगे तो 0x शुरू में आएगा, प्लस 2y आएगा, माइनस z इक्वल टू -1, चूंकि x का कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे नहीं था तो 0 लगा दिए, ठीक है। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और प्लस 0z इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, लेट a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लूंगा मैं 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 5 और 0, ठीक है। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो चाहो तो आप डायरेक्टली यहीं से भी निकाल सकते हो, लिखने का बार बार जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसके फर्स्ट कॉलम से काम कर लेता हूँ, चूंकि ये इजी है, यहाँ पे एक 0 ज्यादा है, ठीक है। तो एक 0 है, उसकी वजह से इजी पड़ेगा। इसका करस्पॉन्डिंग साइन आप देख लेना क्या होता है, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। चलिए काम कीजिए, पहले 3 को उठाएंगे तो इसका माइनर क्या बनेगा, ये तो 0 और -5, तो -5 आएगा, ठीक है। फिर आपका ये तो फिर 0 ही हो गया, फिर आपका 3, ठीक है। 0 से ज्यादा 0 हो गया, फिर यहाँ पे 3 पे आ गए, इसका माइनर क्या बनेगा, हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है -15, और यहाँ पे आपका 3 5 जा 15। देखो अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया, तो अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नॉन जीरो आता तो यहीं पे हम खल्लास हो जाते, बोल देते कि भाई हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंट है, बट ये 0 आ गया है, तो हमको यहाँ पे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, मेरा काम बढ़ गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, ओके। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए भी लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली हम पूरा सारे ही एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो a11 से शुरू करो, a11, ठीक है। तो सबसे पहले a11 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा प्लस m11 होगा, ठीक है। m11 क्या आ जाएगा, 0 और आपका -5, तो आपका -5 आ रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर है, चलो फिर आप निकालो a12, a12 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा -m12 आएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप इसका देख सकते हो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा जी, ठीक है। तो ये छिप जाएगा हमारा 0 और आपका +3, तो +3 आ रहा है तो ये -3 हो जाएगा। इसी तरीके से a13 क्या आएगा, तो a13 इसके करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका छिप गया, तो ये आपका हो जा रहा है 0 और -6, तो ये आपका आ जाएगा -6, ठीक है। इस तरीके से अब सेकेंड रो का निकालिए, सेकेंड रो का हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा जी, a21, ये आ जाएगा आपका -m21, ठीक है। क्विकली निकालो तो ये आपका हो जाएगा 0 एंड इट इज -10, ठीक है। तो माइनस तो पहले भी है, तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर है हमारा a22, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में m22, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका देखेंगे तो ये छिप जाएगा, तो यहाँ से हो जा रहा है 0 और +6 हो रहा है, ठीक सही है, 6 आ जाएगा। फिर आप निकालो a23 का निकालोगे, ठीक है। ये आपका छिप जाएगा, तो -15 और आपका +3, तो -12, तो ये आपका -m23 होगा, और -12 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से a31 निकालेंगे, तो a31 क्या होगा, ये होगा हमारा प्लस में m31, ठीक है। इसका निकालेंगे तो हो जाएगा ये 1 और +4 आपका +5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालो a32 आपका माइनस में m32 आएगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे, ये छिपेगा, तो -3 आ रहा, तो आपका +3 हो जाएगा, ओके। फिर आप निकालिए a33 क्या होगा मेरा, m33 इक्वल होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे तो ये छिप जाएगा, 3 2 6, तो आपका 6 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से देखो सब कुछ निकल गया है, तो आपका यहाँ पे बहुत जल्दी आपका यहाँ पे एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर एडजॉइंट ए लिखने का तरीका क्या होता है, शॉर्ट तरीका, कि आपको जो रो में मिला है उसको आप कॉलम में लिखिए, -5 -3 -6, इसको आप लिखो कॉलम में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पहला कॉलम -5 -3 -6,
दूसरा कॉलम हो जाएगा आपका 10, 6, 12 और तीसरा हो जाएगा आपका ये वाला 5, 3 और 6। तो ये मेरा देखो निकल गया एडजॉइंट ए बिल्कुल क्विकली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको निकाल लेते हैं। बी आपका देखो यहाँ पे क्या है, बी, अच्छा बी हम लोगों ने नहीं बनाया, बी बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बी क्या होगा, ये तो आपने बनाया है, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, बी हम लोग यहाँ पे मान लेंगे बी इज इक्वल टू बनेगा ये कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कांस्टेंट का 2, -1, 3, ठीक है। ये आपको शुरू में बना लेना है, ओके। नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में लिख देना है कि 2, -1, 3 क्या है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि नाउ मैं निकालूंगा डायरेक्ट क्या एडजॉइंट ए इंटू बी में निकालूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा -5, 10, 5 ये पहला हो गया, -3, 6 और 3 ये दूसरा हो गया, -6, 12 और 6 ये आपका तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। इनटू जो बी का मेरा मैट्रिक्स था, बी क्या था, बी को देखो यहाँ पे बी मेरा था 2, -1, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, -1 और 3 ये, ओके। अब इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए मोहब्बत से, देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैंने आपको बहुत अच्छा सिखाया हुआ है और मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, इस रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस कॉलम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -10 और आपका 5, 3 जा 15, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा -5, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -10 प्लस 15 पहला ये बन रहा है, फिर आप इसको देखिएगा तो -6, ठीक है जी, और 3, 3 जा 9 ये बन गया। फिर थर्ड रो से उठाएंगे तो -12 और 6, 3 जा 18, ठीक है, ये आ रहा है। फाइनली जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो हमारा आ रहा है, इसमें बच रहा है मेरा -5, इसमें मेरा बच रहा है -3 और इसमें हम लोगों का बच रहा है -6, ठीक है, ये आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो भी मैट्रिक्स आया है, जीरो मैट्रिक्स तो नहीं आया, जीरो मैट्रिक्स तभी होगा जब सारा एलिमेंट जीरो होगा, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं आया है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, इनकंसिस्टेंट वाला केस है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस क्या मेरा डिटर्मिनेंट ए तो जीरो आया था, ठीक है, और क्या आया है, और मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी ये मेरा क्या आया है, ये मेरा नॉन जीरो मैट्रिक्स आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो क्या है, वो आपका इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट वाला केस है, आप कह सकते हो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आपको ना इस चैप्टर को ऐसा ही बनाया गया है कि आपको या तो डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो मिल जाएगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, या तो ये जीरो मिलेगा तो ये नॉट जीरो मिलेगा। तीसरा वाला केस यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, इसलिए कि वहां पे फिर हम लोग मैट्रिक्स को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला या तो नो सॉल्यूशन वाला एग्जिस्टेंस, तो वो यहाँ पे नहीं करना, उसके लिए और भी सुपर मेथड है जो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब चलो 6 नंबर को आपको ऐसे ही बनाना है, हाँ 6 नंबर को आप बिल्कुल मोहब्बत से ट्राई कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 5, -1, 4, ठीक है। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा बिल्कुल ढंग से लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि मान लो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहाँ से आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऐसे कीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a क्या है, तो a है आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपका कोएफिशिएंट लिया जाएगा 5, -1, 4, 2, 3, 5, -2, 6 इस तरीके का, ठीक है। अच्छा, फिर आपका b क्या है, तो b है यहाँ पे मेरा कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स है 5, 2, -1, सो इट इज 5, 2, -1, ठीक है। और जो यहाँ पे x होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल का, तो कौन कौन सा है, x है, y है और z है, ठीक है, ये हो गया।
तो ऐसे आप लिख सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा सुंदर लगेगा। हाँ, अब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए चेक कीजिए, डिटर्मिनेंट ए क्या आता है, तो ये हम चेक करेंगे। तो सिंपल इसका डिटर्मिनेंट यहीं पे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। जैसे आप मान लो 5 को लोगे, ठीक है, तो 5 को लेंगे, तो पहला ही कॉलम से अगर आप काम करते हैं 5 -1 और 4 का, ठीक है, तो आपका इसका करस्पॉन्डिंग साइन क्या होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 और माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो 18 और प्लस 10 हो गया। फिर आप माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 लेंगे, ठीक है, तो 2 6 12 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 25, ठीक है। फिर आप +4 लोगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4 और -15, -4 और -15, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये हो गया आपका 28, राइट, 28 5 जा क्या हो गया 140, ओके। यहाँ पे आपका हो गया -13, ओके, और यहाँ पे हमारा हो जा रहा है -19 + 4 -76, ठीक है। अभी जो पूरा वैल्यू है ये हम लोगों का आ रहा है 51, ओके। और ये क्या है, जीरो तो नहीं आया, अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब कहानी आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि ए चूंकि मेरा यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी सोल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हेंस क्या, हेंस सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, या भी गिवन इक्वेशन है उसका लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये क्या है, ये आपका कंसिस्टेंट वाला केस है, तो बहुत जल्दी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट जीरो होता है ना, तो आगे हम लोग देखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि इसका जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो आप आसानी से के साथ में आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो असल में इसका जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है उसका मतलब होता है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बट चलो नॉट जीरो हो गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपका ये कंसिस्टेंट वाला केस है। तो नॉट जीरो होने के बाद तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, आपका काम करना, ओके। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ 7 से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से चलेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि अब जो है ना, आपको बोलता है कि आप सोल्व करके दिखाइए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आ रहा है 7 to 14 सबको क्या किया, सबको आप सोल्व करके दिखाइए। तो सोल्व करेंगे, तो मान लो आपको अगर सोल्व करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आप तो बोलोगे बहुत जल्दी इसको सोल्व कर लेंगे मोहब्बत से, ठीक है। इसको 1, इसको 2 मान लेंगे, और मान लो इसको मैं 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 जा 15 और 7 2 जा 14, तो x आ जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, तो आपका 2 बचेगा। तो x मेरा 2 आ जा रहा है, x को मैं 2 अगर पुटअप करता हूँ तो y मेरा क्या आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, 4 -10 -6, तो y आपका -3 आ जाएगा। तो आप इसे 10th में सोल्व करते थे, बहुत जल्दी आप सोल्व कर लेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 2 -3, ये आप बहुत जल्दी ला सकते हो। बट ये देखो सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, अगर यहाँ पे 3 इक्वेशन होता, 4 इक्वेशन होता, तो आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो आपके लिए अब यहाँ पे मैट्रिक्स का मेथड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो इन दोनों का कोई पूछेगा सोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो बेवकूफ़ी है कि वो मैट्रिक्स लगाएगा। हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बोलता है यही कि मैट्रिक्स का यूज करके सोल्व कीजिए, तो आपका मजबूरी है। लेकिन मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ कि आपको बोल देगा सोल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन, तो भैया सोल्व करके देख लेंगे, ठीक है, वही आपके लिए लॉलीपॉप है। हाँ, लेकिन सीखना इसलिए है कि अगर 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन इस तरह का बड़ा बड़ा इक्वेशन दे दिया जाता है, और देखो यही मैट्रिक्स का कमाल है कि आप जैसे ये 2 का सोल्व कर रहे हो ना, मैट्रिक्स आपको मान लो आपके पास में 5 इक्वेशन दिया हुआ है, 5 वेरिएबल है, कैसे निकालोगे, उसके लिए तो कोई तरीका नहीं है। तो आपको मैट्रिक्स का मेथड जो आप आगे भी पढ़ेंगे हायर मैथमेटिक्स में, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इसको अब हम लोग मैट्रिक्स से बनाते हैं, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, आंसर आपका कुछ और नहीं आएगा। अब चूंकि ये आपका आया है तो यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ से आप शुरू करोगे, लिखोगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज रिटेन एज, ये कैन बी रिटेन एज भी कर सकते हो, ठीक है, इज रिटेन एज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे,
ए एक्स इक्वल टू बी, मोहब्बत से लिख सकते हैं जी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये ए एक्स इक्वल टू बी है और दोनों तरफ अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किए ना, दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं। तो मान लो ए एक्स इक्वल टू अगर बी है तो मैं अगर ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स और ए आपका आइडेंटिटी हो जाता है, तो आपको एक्स बचेगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ये आपको बहुत मोहब्बत से सॉल्यूशन देगा। मतलब ए इनवर्स और b को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। कब होगा ये, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका जो डिटर्मिनेंट ए है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए आपका नॉन जीरो होगा तभी आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी, ये ध्यान दीजिएगा। चूंकि ये नॉट जीरो होगा तभी आपका कंसिस्टेंट होगा, तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करो कि ए क्या है, तो ए है मेरा यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे है 5 2 7 3 ऐसे है, ठीक है। बी क्या है, बी है आपका कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट का 4 और 5, ठीक है। और मेरा एक्स क्या है, एक्स है मेरा वेरिएबल का मैट्रिक्स, ये क्या है, ये आपका एक्स और वाई, ठीक है। अभी टारगेट है वो देखिए, टारगेट है मेरा ए इनवर्स बी निकालना, ठीक है। ए इनवर्स बी कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14, तो ये आपका देखो 1 आ रहा है, यानी नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तब आप आगे बढ़ जाइए, लिखने का जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ए इनवर्स। टारगेट क्या है, ए इनवर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए होता है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे एकदम बिल्कुल फास्ट तरीके से क्या निकालना है जी, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये निकालिए, ठीक है। सबसे पहले a11 आएगा, तो a11 होता है प्लस में m11, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मोहब्बत से आपका 3 हो गया, ठीक है। a12 निकालोगे, ये आपका क्या होता है, माइनस m12, और ये आपका -7 आ जाएगा। ये तो देखते ही पता चल जाता है, 2 क्रॉस 2 का तो बहुत ईजी है। 21 निकालिए तो ये m21 के बराबर आएगा, ये आपका दिख रहा है -2, ठीक है। फिर आप a22 निकालो, ये आपका मोहब्बत से m22 के बराबर आएगा, ये आपको दिख रहा है 5। तो सारा ही ये तो बहुत जल्दी मिल जाता है ना, बहुत फास्ट। आप 2 क्रॉस 2 का तो आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जो एडजॉइंट है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडजॉइंट ए, ये क्या आ जाएगा, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा, इसको आप लिखोगे कॉलम में तो 3 - 7 हो गया, ठीक है, पहला वाला, और -2 और 5 हो गया आपका ये मोहब्बत से, ठीक है जी, क्लियर है। चलो एडजॉइंट ए आ गया, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ए इनवर्स निकाल सकता हूँ। ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है मेरा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए आपका 1 आया है, तो सिंपली ये क्या होगा, एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा, ओके। चूंकि ये 1 है नीचे में, तो एडजॉइंट ए आप लिख दीजिए, वो क्या है, तो वो आपका सिंपली है क्या, 3 -2 -7 और 5, ये आपका, ये ही आपका ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ए इनवर्स आ गया ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे चूंकि आपका ए इनवर्स आ गया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, क्या, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, तो हम देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या, x क्या है, x है मेरा xy, ठीक है, वेरिएबल वाला, और ए इनवर्स क्या आ गया, तो ए इनवर्स आपका मोहब्बत से आ गया है 3 -2 -7 और 5 इंटू बी क्या है, तो बी था आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स क्या क्या था देख लो, 4 5, ओके। यहाँ पे 4 5 डाल दीजिए। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए मोहब्बत से, देखिए क्या आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 और -10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा -28 और +25, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आपका आ जा रहा है ऊपर में 2 और नीचे में आ जा रहा है -3, ठीक है। अब देखो, आप इधर देखो कि इधर x है और इधर आपका 2 है, तो x2 हो गया, y इधर है, इधर -3 है, तो क्या हो गया यहाँ से,
तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू -3 हो गया। बिल्कुल आपको देखो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और इस तरीके से आप मैट्रिक्स का यूज करके आंसर भी मोहब्बत से निकाल लिए। देखिए वही एग्जैक्टली सेम आंसर आया जो हम शुरू में बताए थे, 2 - 3, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके चाहे 2x2 का हो, 3x3 का हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। तो कुछ नहीं करना, जो भी इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से x मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ए इनवर्स का फाइंड आउट करना, और वो तभी निकलेगा जब आपका डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो हो, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो आपको ए बी सी लिख करके ए का डिटर्मिनेंट चेक कर लेना है। नॉन जीरो आता है तो वाह वाह, आप फिर इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट निकल जाता है मतलब आपका ए इनवर्स फॉरन निकल जाएगा एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट करके। ठीक है, जो भी आपका एडजॉइंट आता है और फिर उसके बाद ए इनवर्स आ जाता है तो आप फॉरन से ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ए इनवर्स को आप बी से मोहब्बत से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल क्विकली आ जाएगा। यही स्टेप्स करना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। 100% आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये हमको सीखना काफी जरूरी है। बाकी चीजें हम लोग आगे भी सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 8 नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने बना लिया होगा, तो वही बस लिखना, कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम या द गिवन भी लिख सकते हो। ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और दिस इंप्लाइज क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, व्हेन कब होगा ऐसा, जब आपका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो कह सकते हो दैट इज व्हेन, जब मेरा जो डिटर्मिनेंट ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर, जहां पे डिटर्मिनेंट ए मेरा क्या होता है, तो ए मेरा होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी 2 - 1 3 4, तो 2 - 1 3 4 ये ले लेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा -2 3, और आपका जो x होगा वो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स होगा xy। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 2 4 जा 8 और +3 तो 11 आ रहा है, यानी नॉन जीरो आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब आप निकालिए कोफैक्टर्स। ठीक है, तो आप निकालोगे क्या, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, निकालिए। तो A11 क्या आएगा, A11 यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्लस में, डैट भी कर सकते हो। अब आपको पता चलेगा कि A11 क्या होता है, तो +3 होगा। ठीक है, सॉरी +4 होगा, क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग होगा ना, तो +4। ठीक है, A12 क्या होगा, तो ये आपका माइनस में -3 हो जाएगा। A21 क्या होगा, तो ये भी माइनस में, तो माइनस +1 हो जाएगा। और A22 क्या होगा, तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल क्विकली। देखो ये सब प्रैक्टिस आपकी हो, प्रैक्टिस का चीज है। हाँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडजॉइंट हमारा आ जाएगा 4 - 3 1 और 2, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अच्छा, दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से आप इनवर्स निकालोगे तो वो क्या होता है, तो वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए क्या है हम लोगों का, ये हम लोग का आया है 11, तो ये हो जाएगा आपका 1/11, और एडजॉइंट ए क्या आया है 4 1 और -3 और 2। ठीक है जी, हो गया, ये आपका ए इनवर्स निकल गया। अब मैं करूंगा, इसको ले लूंगा। ठीक है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी को, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी। ठीक है, यहाँ से x क्या है, तो x है मेरा xy। ठीक है, इक्वल टू ए इनवर्स, ये आपका ए इनवर्स हो गया 1/11 4 1 -3 2। ठीक है, ये हो गया इनटू, और आपका b, तो b क्या है, b है मेरा -2 3। ठीक है, -2 3, आप मोहब्बत से मल्टीप्लाई करो तो 1/11 हो जाएगा, -8, और ऐसे लिख सकते हो आप -8 + 3। ठीक है, सेकंड का करेंगे तो +6 और फिर आपका +6 ये। ठीक है, तो अंदर में जो वैल्यू आ रहा है, और -8 + 3 5 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें 1/11 है आगे में, तो ये 5/11 हो गया, और ये आपका सॉरी -5/11 होगा। ठीक है, और ये आपका 6 6 12/11 हो जा रहा है। क्लियर है, ठीक है, इस तरह इसके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो x है वो क्या होगा, वो -5/11 होगा,
और जो मेरा y होगा वो क्या होगा, वो 12/11 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर क्या, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे देयरफॉर, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -5/11 और y इक्वल टू हो जाएगा 12/11। ठीक है, अब देखिए आपने इतना मेहनत से इसको निकाला, इसको आप चेकआउट भी कर सकते हैं। आप इसको देखिए पुट करके कि वेरीफाई करता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा से बनाने के बाद मान लो आंसर आपका मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप इसको यहाँ पे पुटअप करके देखिए। आपको जो इक्वेशन दिया है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं x के जगह पे रखता हूँ -5/11 और y के जगह पे रखता हूँ 12/11, तो क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा -10/11 और ये आपका हो जाएगा -12/11। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा -22/11, कैंसिल होकर के -2, तो इस पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले में पुटअप करोगे तो 3x, तो आपका हो जाएगा -15/11 और +4y, तो यहाँ पे +48/11। ठीक है, तो 48 - 15 क्या होगा, ये आपका 33/11 और कट के आपका क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ये जो आंसर आया है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, तो आंसर देखो आपको बहुत इजीली मिलेगा और बिल्कुल फास्ट आप बनाओगे जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप बहुत बच्चे बोलते हैं बहुत लेंदी बनता है, कुछ लेंदी नहीं। देखो आपका ये एक स्क्रीन पे पूरा हो गया है, तो आपको थोड़ा जो कोफैक्टर्स वगैरह है इस पे अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए ना, तो आप बस बोलते हो कि इजी है, हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको कोफैक्टर आपका फास्ट आने लगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, तो 9 नंबर को ट्राई करो। अब तो सब बिल्कुल बिंदास तरीके से बनने वाला है। ठीक है, अब देखो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा। हाँ, ये देखो लिखा हुआ है, ये आप चीज लिख लेना। हाँ, ये वाला जो है ना लाइन, मैं बता देता हूँ, ये पूरा लाइन जो है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज ये आप रट जाओ। ठीक है, इसके बाद का काम मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये हर जगह ये कॉमन रहेगा, तो बार बार एक ही चीज को लिखने से टाइम पास होगा। लेकिन आप हर क्वेश्चन में इसको लिख लेना। ठीक है, ढंग से बनाना एग्जाम में, जब फाइनल एग्जाम हो तो आप इसे लिख के बनाना अच्छा रहेगा। ठीक है, और कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो आप रपेट के सिर्फ आप आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे चलो जल्दी जल्दी काम करेंगे। अगर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का बात करें तो ए मेरा बनने वाला है क्या, 4 -3 3 -5। ठीक है जी, मेरा यहाँ पे बी क्या बनेगा, बी मेरा यहाँ पे बन जाएगा 3 7। ओके, और मेरा यहाँ पे एक्स क्या बन जाएगा, एक्स मेरा बन जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, ये बन गया। फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा आपका -20 और आपका +9। ठीक है, तो क्या आ रहा है जी, -11 आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा डिटर्मिनेंट ए निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्योंकि ये नॉन जीरो आया है तो मेरे लिए अच्छी खुशखबरी है कि हमको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप निकालिए क्या, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, A11 क्या होगा जी, -5। ठीक है, A12 ये क्या होगा, -3। A21 बिल्कुल देख के बता सकते हो, 2 × 2 का तो बिल्कुल आसान है, आराम से देख के बता सकते हैं। 3 हो जाएगा। ठीक है, और A22 आपका ये 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो मेरे को मैट्रिक्स मिल रहा है एडजॉइंट ए क्या मिल रहा है, वो डायरेक्टली मिल जाएगा -5 -3 3 और 4, ये आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है मोहब्बत से एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या है, -11 आया है, तो आपका हो जाएगा -1/11 और अंदर में आपका आ जाएगा -5 3 और 4। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, नाउ क्या होता है, सिंस आपका होता है x = क्या, a इनवर्स b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोगों का x जो है वो क्या है, तो वो है हम लोगों का xy। सो दिस इज इक्वल टू a इनवर्स, तो -1/11 लिखिए पहले, -5 3 4 ये लिखिए। ठीक है, इंटू b क्या है यहाँ पे, तो b है हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स 3 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो मोहब्बत से, देखो क्या आता है, -1/11 अंदर में आपका आ जाएगा -15 और प्लस -15। ठीक है, और +21 ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा -9 और +28। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो देखो वैल्यू आपका आ रहा है यहाँ पे ये अंदर में +6 आ रहा है। ठीक है, और -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/11 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 22 आ रहा है, सॉरी 28 - 29, तो आपका यहाँ पे 19 आ रहा है। ठीक है, 19।
तो 19 को डिवाइड करेंगे तो -19/11 हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से कह सकते हो फाइनली कंपेयर करके कि x जो है आपका उसके पोजीशन पे ये आ गया और y जो है वो उसके पोजीशन पे आपका ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या यहाँ से हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, आप यहीं पे लिख सकते हो कि x क्या आ रहा है, x आ रहा है -6/11 और y क्या आ रहा है -19/11। इसको चेकआउट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप देखिए पहला इक्वेशन में पुटअप कीजिए कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो 4x, तो 4x क्या हो जाएगा, तो -24/11 हो जाएगा। ठीक है, और -3y, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +57/11। ठीक है जी, अब आप एलसीएम लोगे तो 57 और -24, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 33/11, कैंसिल होके 3 बिल्कुल हिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी आप रख के देख सकते हो, तो 3x रखेंगे तो ये हो जाएगा -18/11 और -5y, तो आपका हो जाएगा +85/11। ठीक है, दोनों को आप देखोगे तो क्या आता है 85 और -18, तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा जी, अच्छा एक मिनट, 3x था ना, तो -18/11 यस और -5, सो इट इज सॉरी 19 इंटू 5। ओके, 95, ये क्या होता है आपका 95 हो जाएगा, सो इट इज 95 राइट। तो 95 और -18, तो ये आपको आ जाएगा 77। ओके, 77/11, तो 7 तो बिल्कुल हिट कर रहा है, तो इसलिए जो हम लोग का जो आंसर आया है ना ये बिल्कुल करेक्ट आया है। तो बिल्कुल मोहब्बत से आप बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल देखो फास्ट बनेगा। हाँ, मैं आपको बोलूंगा कि अब आप वीडियो पॉज करके बनाइए, एकदम कूद पड़िए। ठीक है, बिल्कुल कूद पड़िए आप। ठीक है, सारी बातें आप लिख लेना। डैट मैं यहाँ पे मैट्रिक्स चेकआउट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है मेरा 5 2 3 2, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 3 5 और मेरा ये बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स XY। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा जी, 5 2 10 और 3 2 6, तो आपका 4 आ रहा है, नॉन जीरो है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आप कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे A11 ये मेरा हो जाएगा 2, A12 मेरा हो जाएगा -3, A21 मेरा हो जाएगा -2 और A22 ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो एडजॉइंट ये देखो बिल्कुल फास्ट हो रहा है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना स्ट्रांग होगा ये। 2 -3 -2 5 ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो ए इनवर्स, ये क्या होता है, तो ये होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए आपका क्या आया है, 4 आया है, सो इट इज 1/4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 -2 -3 और 5, इस तरीके का हो गया। ओके, अब आप देखो, अब आप यहाँ पे निकालोगे, सिंस क्या होता है x इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी, यहाँ पे चले आओगे। ठीक है, तो यहाँ से x आपका क्या है XY। ठीक है जी, और यहाँ पे ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 2 -2 -3 और 5, ये हो गया इंटू बी। बी मेरा क्या है 3 5। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए, 1/4 मल्टीप्लाई कीजिए तो -6 और -10, 6 -10 आ गया। यहाँ पे आपका -9 और +25। ठीक है, ये आ गया। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो आप देखोगे तो 1/4 अंदर में आ रहा है ये -4 और ये आपका आ जा रहा है 16। ठीक है, ये तो आप 4 से दोनों में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका मोहब्बत से क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2 और आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी x मेरा क्या है, x मेरा -2 है, कह सकते हैं x क्या है -2 और y क्या आ रहा है, y आपका 4 आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास। आप देखिएगा रख करके, तो ये हो जाएगा -10 और 4 2 8, x मेरा, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक किया हम लोग, हड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, क्या आएगा जी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, तो x जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है मेरा -1, x -1 एंड y 4। अब आप चेकआउट कर लो, -5 और आपका ये 8 3 सही है। यहाँ पे देखोगे तो -3 और आपका 8 5 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। देखो सेटिस्फाई करने, चेकआउट करने से ये भी फायदा हुआ कि जो हमको मिस हो रहा है वो भी हमको नजर आ जा रहा है। भाई देखो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से बनाना है, कॉन्फिडेंट होकर बनाना है। और इसके बाद जो
आपका 3 इसका आ रहा है, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है, बिल्कुल आपसे बनेगा, कॉन्फिडेंट होकर बनाइए। ये वीडियो मेरा लंबा हो रहा है तो उसको मैं आगे अगले लेक्चर में कवर करूंगा, बट अब आपको बनेगा, कुछ करना नहीं है। जैसे 2 ऑर्डर 2 का करते हैं, मैंने आपको 3 ऑर्डर 3 का भी कोफैक्टर वगैरह इन्वर्स वगैरह समझा दिया है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है, हाथ थोड़ा स्पीड चलाइएगा, बट कॉन्फिडेंस के साथ में, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ है भी, तो पढ़ते जाओ। एनसीईआरटी पूरा कवर करना है, जीरो से हीरो मॉडल तक जाना है। कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपका कंपटीशन भी डेफिनेटली होकर रहेगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।